तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग अपना केमिस्ट्री का नेक्स्ट एपिसोड शुरू करेंगे। ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे अपने सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स को। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में जो सारा सब्सटेंसेस है, मैटर है, उसका नेचर क्या है। और आज हम लोग उसके बारे में स्टेप 2 जाएंगे और हम लोग ये वेरीफाई करेंगे वेदर द मैटर्स और द सब्सटेंसेस अराउंड अस प्योर और नॉट। ठीक है भाई। हम लोग इसकी प्योरिटी चेक करेंगे। प्योरिटी का मतलब होता है वेदर इट इज केमिकली प्योर और नॉट। ठीक है भाई। जैसे एक पानी है जो हम लोग पीते हैं, वाटर, पोटेबल वाटर, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये कैंट का पानी है भाई, तो ये प्योर है, ऐसा एडवर्टीजमेंट में भी कहता है। लेकिन केमिस्ट्री क्या कहता है, दिस इज एन इम्प्योर वाटर। ठीक है। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, इस क्लास में, कि जो हमारे सराउंडिंग्स में मैटर है वो कौन सा प्योर है और कौन सा इम्प्योर है। ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में जो हम लोग मैटर्स का क्लासिफिकेशन किए थे, on the basis of physical nature of matter, matters are classified into 3 groups: solid, liquid and gas. इस तीनों को हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इसका केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, डीप ऑब्जर्वेशन करेंगे, डीप ऑपरेशन करेंगे और फिर फाइंड करेंगे कि मैटर जो है उसको अगर हम लोग केमिकली नोटिस करते हैं तो मैटर जो है वो केमिकली कैसा है। ठीक है। समझ गए बात को। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो मैटर को डिवाइड किए थे, किसमें किए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। और ये फिजिकल क्लासिफिकेशन था। देखिए भाई, जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है ऑन सर्टेन बेसिस। जैसे कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए। विदाउट बेसिस देयर इज नो मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। जब भी इसलिए लाइफ में कहीं भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए। तो प्रीवियस क्लास में जो हम लोग मैटर को क्लासिफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, आज की क्लास में जो हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं वो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ मैटर, ऐसा करेंगे। ठीक है भाई। और हम लोग उसके बाद पता करेंगे प्योर और इम्प्योर। ठीक है भाई। तो हम लोग देखेंगे इसके लिए मिक्सचर क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, ये सारा चीज इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी हैं? वेरी नाइस। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो मैटर जो है इसके बारे में प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, है ना, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, जिसको हम लोग एटम्स बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? जैसे एक शुगर है, शुगर क्रिस्टल है, तो शुगर क्रिस्टल जो इतना बड़ा हमको दिखता है वो एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स ऑफ शुगर। क्लियर हो गया? उसी तरह से साल्ट है, तो साल्ट क्या है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स ऑफ साल्ट। सिमिलरली यही चीज वाटर के साथ भी है, यही सारे चीज के साथ। ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस है वो क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स का। क्लियर हो गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स होता है तो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्योर बोलते हैं। समझ गए बात को? जब डिसिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स रहेगा उसको हम लोग इम्प्योर बोलते हैं। ये किसी को समझ में ना आया हो तो बता सकते। ठीक है। तो हमारे पास दो क्लासिफिकेशन बेसिकली दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्योरिटी। ये ध्यान दें, ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्योरिटी। ठीक है भाई। प्योर हम लोग किसको बोल रहे हैं, हम लोग को पता है कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स। इफ ऑल टिनी पार्टिकल्स आर copy paste or similar in nature, it means the substance is pure. If all the millions of tiny particles are dissimilar in nature, it means the matter or the substance is impure.
समझ में आया दोनों में? इसको थोड़ा और एग्जांपल से ले लेते हैं हम लोग। सपोज करता हूँ एक हमारे पास सब्सटेंस है, ऐसा करके मान लो, इसको हम लोग जूम करके देख रहे हैं। इसमें मान लो कि कुछ ऐसा पार्टिकल है और इसमें कुछ जो है ऐसा पार्टिकल है ना, तो ये क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, ये प्योर नहीं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा है जिसमें सिमिलर नेचर का पार्टिकल है, ऐसा ऐसा ही, ठीक है। इनका फैशन और इनका ऑर्डर जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन पार्टिकल का जो नेचर है वो सेम है। पार्टिकल मतलब जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा सिमिलर नेचर का वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, इट मीन्स द सब्सटेंस इज प्योर। अगर इसमें कोई तीसरा पार्टिकल भी है, ठीक है, कोई ऐसा करके पार्टिकल है, तो इसका मतलब ये क्या है, इम्प्योर। समझ गए बात को? किसी को ना समझ में आए तो बताना। इसीलिए हम लोग मैटर को क्लासिफाइड करते हैं किसमें, टू ग्रुप्स में। कौन कौन है, प्योर और इम्प्योर। देखिए भाई, प्रीवियस क्लास में हम लोग मैटर को क्लासिफाई किए थे, ऐसा मैटर लिख करके क्लासिफाई किया था 3 ग्रुप्स में, है ना। क्या क्या था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कंफ्यूज नहीं करना है कि कभी कुछ बता रहे हैं कभी कुछ बता रहे हैं। ये था ऑन द बेसिस ऑफ, इसीलिए बेसिस लिखना बहुत जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैटर, ठीक है भाई। ये जो हम लोग का क्लासिफिकेशन है कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल? यस। अभी जो हम लोग मैटर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्योरिटी ऑफ, और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्योरिटी ऑफ मैटर, ऐसा लिख सकते हैं। On the basis of chemical purity of matter, matters are classified basically into 2 groups. First one is pure substance, another one is impure substance. ठीक है भाई, it is the pure matter and it is impure matter. ठीक है भाई। अब इसको थोड़ा हम लोग और डिटेल में समझेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग प्योर का, शुगर है, शुगर मतलब जो टेबल शुगर है। दूसरा कॉमन साल्ट है, ये क्या हमारा प्योर मैटर का एग्जांपल हो। जैसे इम्प्योर है, इम्प्योर में क्या है, सॉइल है। इम्प्योर का मतलब वो इंसेक्ट नहीं है, इम्प्योर का मतलब सॉइल है, या कोई ऐसा रॉक है। इसमें क्या है, मोर देन 1 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस रहता है, ठीक है भाई। शुगर या कॉमन साल्ट टाइप का जो मैटर है उसमें सिमिलर टाइप ऑफ सब्सटेंस। ये समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए, चाहे मिल्क है, मिल्क कंटेन्स सेवरल टाइप्स ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है भाई, फैट्स एंड अदर नेसेसरी थिंग्स। वो क्या हो गया, इम्प्योर है। तो तुमको लगेगा, कोई वो लगा रहे आपको तो हम प्योर मिल्क दिए हैं, लेकिन वो केमिकली क्या है, इम्प्योर है ना। मिल्क जो है केमिकली कभी प्योर हो ही नहीं सकता है, चाहे आप उसको कितना भी ट्रीट कर ले, अगर वो मिल्क है केमिकली इम्प्योर ही होगा। समझ गए बात को? इसीलिए दोनों को थोड़ा अलग अलग समझना है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों को प्योर का मतलब कुछ अलग होता है, केमिस्ट्री में प्योर का कुछ डिफरेंट मीनिंग। समझ गए बात को? केमिस्ट्री में प्योर का मीनिंग है उसका मॉलिक्यूलर लेवल तक, एटॉमिक लेवल तक सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैटर जो है, ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, मैटर क्लासिफाइड टू 2 ग्रुप्स, प्योर एंड इम्प्योर। इसको हम लोग क्या करते हैं, प्योर सब्सटेंस जो है ना उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देखिए भाई, जो प्योर सब्सटेंस है ना, इसको एक तरीका और भी है क्लासिफाई करने का। इसको ऐसे भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। मैटर जो है ना, इसको हम लोग ऐसा भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ये 2 प्योर और इम्प्योर की जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम लिखे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी ऑफ मैटर, प्योरिटी मीन्स केमिकल प्योरिटी,
तो हम लोग नेचर ऑफ सब्सटेंस में दो चीज लिख सकते हैं, और क्या, सब्सटेंस एंड मिक्सचर, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सब्सटेंस जो होता है वो हमेशा प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर होता है, इसलिए कभी ये नहीं लिखना प्योर सब्सटेंस, ये नहीं लिखना। क्यों? सब्सटेंस का मतलब ही प्योर होता है ना, वही हो गया, नेता कह ही दी तो चोर कहने की आवश्यकता है ना, समझ गए ना। तो सब्सटेंस का मतलब ही होता है प्योर, इसीलिए अलग से इट इज नॉट नीडेड टू राइट प्योर सब्सटेंस, ठीक है, या फिर इट इज नॉट नीडेड टू राइट इम्प्योर मिक्सचर। If it is mixture, it means it is already chemically impure form of the matter. That's why it is not needed to write impure mixture. You can simply write mixture. ठीक है भाई, इसी तरह से you can simply write substance, not pure substance and not impure mixture. समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं भाई, एक तरीका ये भी है। फिर यू कैन सब डिवाइड सब्सटेंस इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है भाई। इम्प्योर को फिर हम लोग मिक्सचर में, मिक्सचर को होमोजेनस, हेटेरोजेनस में, ऐसे आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पर हम लोग क्या किए, मैटर हो गया हमारा। जब भी ऐसा क्लासिफिकेशन कीजिए ऑन द बेसिस, जरूर ऑन द बेसिस ऑफ chemical nature of matter. तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ मैटर जो है, मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज substance, that is pure form of the matter. Another one is mixture, that is impure form of the मैटर। समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं है समझने में? अब फिर सब्सटेंस जो है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसको हम लोग आगे देखेंगे और समझेंगे, ठीक है भाई। इसको कॉपी सब लोग लिख लीजिए। मिक्सचर्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। ठीक है भाई। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स, metals, non-metals and metalloids। स्पेलिंग समझने में किसी को परेशानी होगी तो बता सकते। कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर ग्रुप्स, एसिड्स, bases, salts and neutral compounds। न्यूट्रल कंपाउंड जैसे वाटर, ठीक है भाई, ऐसा पूरा लिखना है। ये हो गया हमारा मैटर, ये हो गया हमारा मैटर, ठीक है भाई। मैटर को हम लोग केमिकली जब क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, on the basis of purity, on the basis of chemical purity of the matter, matters are classified into two groups. Purest form of the matter is called substance and the impure form of the matter is called mixture. Again, that is pure form of the matter, that is substance, is further classified into two groups, elements and compounds। Elements are further classified into three groups, metals, non-metals and metallites। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक में? किसी को परेशानी हो तो बता सकते हैं, दिक्कत चल रही है? अगेन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर ग्रुप्स, एसिड, बेसेस, साल्ट्स एंड न्यूट्रल कंपाउंड्स, ठीक है। वी विल डिस्कस इन लेटर वन बाय वन। Another we have impure form of the matter, that is called mixture। Mixtures are classified into two groups, homogeneous mixture and heterogeneous mixture, ठीक है। इन सबको हम लोग आगे देखें, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? तो अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स क्या भाई? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। एलिमेंट्स क्या है? इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है भाई। क्योंकि हम लोग जब सब्सटेंस मैटर को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी,
तो प्योरिटी में लोग जो प्योर फॉर्म था उसको हम लोग सब्सटेंस, और सब्सटेंस को जो फर्दर क्लासिफाई कर रहे थे, वी हैव डिवाइडेड सब्सटेंस इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस वन बाय वन। ये क्या है भाई? आयरन है। तो आयरन को जब हम लोग हैमरिंग करते हैं तो कुछ क्या करते हैं हम लोग को पार्टिकल्स मिलता है, या जब आयरन को कट करते हैं तो आयरन का फाइन पार्टिकल्स दिखता है। ठीक है, तो वो क्या दिखता है हमको कि सारा का सारा क्या हो रहा है, कितना भी आयरन पार्टिकल्स ले लीजिए, सबको मैग्नेट से आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए, ऑल पार्टिकल्स विल गेट अट्रैक्टेड। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ। अगर ऐसा नहीं होगा, ये अट्रैक्ट नहीं होगा। समझ गए बात को? एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट जो है, इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस वेयर ईच स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ इट हैज द सेम प्रॉपर्टीज। इसमें कुछ एक हम लोग करेक्शन करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा नहीं लिखना है, लेकिन एन एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर नहीं, एन एलिमेंट इज अ, क्या लिखेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर, प्योर form of matter is pure form of matter composed of only one kind of substance where each smallest individual part of it has the, यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ नहीं, has the same, यहाँ लिखेंगे chemical property। ठीक है भाई, ये लिखना जरूरी है। तो अब क्या हो गया हमारा, एन एलिमेंट इज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस वेयर ईच स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट, ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट मे बी एटम्स और मे बी मॉलिक्यूल्स ऑफ इट हैज द सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, एटम के सॉरी एलिमेंट के केस में हम लोग एटॉमिक लेवल तक भी जाएंगे तो पार्टिकल का नेचर सेम मिलता है। जब हम लोग कंपाउंड को डिटेल में देखेंगे तो देखेंगे मॉलिक्यूलर लेवल तक जाने से सेम रहता है। इसको लिख लीजिए। तो ये हम लोग लिख लिए भाई। तो एलिमेंट क्या है, एन एलिमेंट इज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस वेयर ईच स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इट हैज द सेम प्रॉपर्टी। यहाँ देखिए, ये जो ईच स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल है ना, कहीं दिख रहा है ईच स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है, ईच स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ, दिख रहा है ना? इसको हम लोग एलिमेंट के केस में एटम बोलते हैं। एलिमेंट के केस में क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। एलिमेंट के केस में ये जो ईच स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इट है, ये क्या है? एटम। एटम समझ में आया सबको? जैसे ये एक एलिमेंट है तो ये क्या होगा, एक फाइन पार्टिकल से बना है, ये फाइन पार्टिकल से ऐसा मिलकर के बना हो, ये क्या हो गया? ठीक है, ये एटम हो गया। और क्या लिखा है, इट हैज द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी इसका 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 जो भी है, जितना भी है, जब मिलियंस ऑफ एटम्स हो, सबका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम। किसी को दिक्कत है समझने में? और एक एलिमेंट जो है क्या होता है, कंपोज होता है किससे? वन टाइप ऑफ काइंड ऑफ सब्सटेंस, वन टाइप काइंड ऑफ मिलियंस ऑफ टेनी पार्टिकल्स। चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एलिमेंट। तो थोड़ा सा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट जो है एक ऐसा सब्सटेंस है दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। डिवाइडेड मतलब, अब तुम बोलोगे कि सर आयरन का एक रॉड है, क्या उसको डिवाइड नहीं कर सकते? काट के 2 आयरन का रॉड तो बना ही सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन दोनों ही रॉड आयरन ही रहेगा। डिवाइड यहाँ करने का मतलब है केमिकली डिवाइड करना, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम लोग डिवाइड समझते हैं वो डिवाइड नहीं है, ये एड टू डिवाइड करके 4 कर लिए, समझ गए? तो सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मैटर हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ गए? एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट डिवाइड एलिमेंट्स। लिख दूं क्या इसको? लिख दूं क्या? वी कैन नॉट divide elements into
two or that two types of substances having different chemical properties. ठीक है भाई। एलिमेंट्स को आप एलिमेंट जो है, क्योंकि इसका कितना भी आप फाइन पार्टिकल में जाएंगे तो आपको सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न मिलने वाला है, इसीलिए हम लोग एलिमेंट्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसमें, टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ गए बात को। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, है ना। व्हाट आर दोस? समझ गए भाई। एलिमेंट्स further divided into 3 groups: metals, non-metals and metalloids। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है क्या? तो हम लोग थोड़ा सा बेसिकली देख लेते हैं एक बार मेटल्स और नॉन मेटल्स को। तो दो चीज है इसमें, पहले हम लोग मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। चलिए पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्या है मेटल्स का, दो होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग अभी मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी देखें। ठीक है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहला मतलब मेटल्स आर लस्टरस। लस्टरस का मतलब होता है मेटल्स हैव वेरी शाइनिंग अपीयरेंस, वेरी शाइनी सरफेस। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे गोल्ड। गोल्ड क्या है भाई? मेटल है और इसका सरफेस हम लोगों को शाइनी दिखता है ना। सिल्वर सरफेस शाइनी दिख रहा है। थर्ड एग्जांपल हम लोग लेते हैं आयरन को। जैसे ही आयरन लेता हूं तुम ठहर जाओगे, सर सब कुछ तो ठीक है लेकिन आयरन का सरफेस शाइनी तो नहीं है ना। आयरन का सरफेस कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है ना। ये जो ब्राउनिश सरफेस है ये एक्चुअली आयरन ऑक्साइड का होता है। ठीक है, आयरन का सरफेस क्या होता है? ये जब हम लोग आयरन का कोई भी पीस ऑफ रॉड है, इसको जब हम लोग ऐसा कट करते हैं तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको जो तुम देखते हो जो सिल्वरी सरफेस है, दैट इज द एक्चुअल कलर ऑफ आयरन एंड दैट इज लस्टरस। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? ये जो ब्राउन कलर आयरन का दिखता है इट इज बिकॉज ऑफ फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, है ना, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। समझ गए। सेकंड है हमारे पास सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है व्हेन मेटल्स आर हैमर्ड इट प्रोड्यूस मेटालिक साउंड, टन टन की आवाज आएगी। जैसे हम लोग आयरन बेल या कॉपर बेल ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना, उसको जब हैमरिंग करते हैं तो कैसा सोनोरस साउंड प्रोड्यूस होता है। समझ गए बात को? ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिंगिंग साउंड बोलते हैं। मंदिर में घंटी बजता है, नहीं क्या जी का बना होता है? लकड़ी का। क्या जी का बना होता है? मेटल का बना होता है भाई, आयरन का नहीं बना होता। ठीक है लेकिन मेटल का होता है। ठीक है, समझ गए बात को? जो बेल बनता है वो जनरली क्या का बना होता है? ब्रास या कॉपर का बना होता है। नहीं, तो वो जो प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिंगिंग साउंड। ठीक है, टन 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 टन। नहीं, चलिए नेक्स्ट है हमारा डक्टाइल। डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। डक्टिलिटी क्या होता है? हम लोग इसको थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी इन विच वी कैन स्ट्रेच मेटल्स इनटू वेरी थीन वायर्स। ऐसा एक वायर लेते हैं बिजली वाला, उसको हम लोग ऐसा अनकवर करते हैं तो अंदर वेरी फाइन वायर्स ऑफ कॉपर रहता है ना। या हम लोग ऐसा मेटल का वायर देखते हैं बाजार में, लोहा का वायर भी मिलता है ना, जैसा हम लोग रॉड वगैरह को बांधने में कंस्ट्रक्शन में जो वायर यूज होता है तो लोहा का वायर बन रहा, ऐसा हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेटल्स का बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? डक्टिलिटी बोलते हैं। कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू वेरी थिन वायर्स, है ना। अगर किसी को डक्टिलिटी समझने में परेशानी है तो आप डक्टिलिटी का डिटेल लिख सकते हैं। डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच मेटल्स कैन बी स्ट्रेच्ड और ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आगे बढ़े। ठीक है भाई, इस तरह का एग्जांपल है, सब लोग सामने हम देख पा रहे होंगे। इस तरह का जब इलेक्ट्रिकल वायर्स को हम लोग ऐसा अनकवर करते हैं
inside the electrical wires we can easily see various wires, various thin wires of copper, various thin wires of aluminum also, नहीं? तो ऐसा एल्युमिनियम, ऐसा कॉपर, ऐसा आयरन का वायर्स को हम लोग बहुत प्रैक्टिकल यूज करते हैं ऐसे भी, ठीक है? तो ये सब हम लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछूं? चलिए क्वेश्चन ये है, ऐसा जब हम लोग मेटल्स का ऐसा इलेक्ट्रिकल वायर्स को जब अनकवर करते हैं, इसके भीतर हम लोगों को हमेशा दो ही तरह का मेटल मिलता है, एक कॉपर, दूसरा एल्युमिनियम। इसमें और इतना सारा मेटल्स हमारे पास वो क्यों नहीं रहता? तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए कि ये सारा चीज क्यों होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल वायर जो है ये मेनली कॉपर्स का ही क्यों बना होता है। कई सारी जगह हम लोग एल्युमिनियम्स का भी देखते हैं, लेकिन मेजर डोमेस्टिक वायरिंग जो होता है वो कॉपर का क्यों होता है, इसके पीछे भी कुछ रीजन है, उसको पता करना है। दूसरा, आयरन का कॉस्ट जो है एल्युमिनियम और कॉपर से सस्ता है, फिर भी हम लोग वायरिंग का, डोमेस्टिक वायरिंग का काम कॉपर या एल्युमिनियम का करते हैं, आयरन का क्यों नहीं करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। दूसरा, जो लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन केबल्स होता है, ट्रांसमिशन लाइंस जो होता है, वो कॉपर का नहीं होता है, अदर एलॉयज का होता है, ऐसा क्यों होता है, ये भी एक क्वेश्चन। इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, सोचेंगे। नेक्स्ट हमारा मेलेबल। मेलेबल क्या होता है? मेटल्स कैन बी हैमर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ठीक है भाई, समझ गए? एक हम लोग मेटल ले लिए, उसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसा हैमरिंग करना शुरू किए। हैमरिंग करने से क्या होता है? दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। इतना थिन जिसका आप सोच भी नहीं सकते। जैसे तुम देखते हो बहुत सारा स्वीट्स होता है, उसके ऊपर में एक लेयर होता है, सिल्वरी लेयर, है ना? वो क्या है? सिल्वर का थीन लेयर है। कितना पतला होता है, फूल उड़ जाता है, नहीं हाथ से पारो फट जाता है। नहीं फटे, इसके लिए कोशिश करते रहना पड़ता है, तो फटने के लिए तैयार ही रहता। पान वान में भी लोग लगा के देते हैं, तब्बक की क्या तो बोलते हैं, नहीं? ऐसा ही इसको हम लोग 3 सीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किसको कर सकते हैं? सिर्फ मेटल कर सकते हैं, नहीं? मेटल का सीट्स आता है ऐसा, जिससे बॉक्स वगैरह बनता है, नहीं? ट्रंक वगैरह बनता है जिससे, है ना? या रूफिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये सब किससे बन रहा है? आयरन से बन रहा है ना। आयरन जिंक कोटेड रहता है, ये आयरन ही एक्चुअली जिंक कोटेड है बस। ठीक है भाई। नेक्स्ट है मेटल्स के बारे में। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है? इट अलाउस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ठीक है भाई। गुड कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू देम। समझ बात आ गई? चलिए, जहां दिक्कत होगी, समझने में परेशानी होगी, बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, ये एक क्वेश्चन, इसको याद रख लेना। सिल्वर मेटल जो होता है, इट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, है ना? सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है किसका? हीट का। ठीक है, लेकिन जो है कुकिंग यूटेंसिल्स जो होता है या वाटर बॉयलर्स जो होता है, वो कॉपर या एल्युमिनियम मेटल्स का बना होता है। इसका पीछे का रीजन कौन बताएगा? आयरन भी तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो हीटिंग का जहाँ मसला है, आयरन सस्ता भी है तो सस्ता वाले को बनाना चाहिए, लेकिन कॉपर को हम लोग बॉयलर की तरह यूज करते हैं। क्यों? आयरन का मेल्टिंग पॉइंट मसला नहीं है, रस्टिंग मसला है ना? आयरन को तुम लोग हीट करते हैं ना, इट विगरसली रिएक्ट्स विद वाटर, है ना? हाँ, एंड ऑक्सीजन। तो ये आयरन के साथ चैलेंजेज है, इसीलिए हम लोग जो है जहाँ भी इस तरह का कुकिंग यूटेंसिल्स है या फिर वाटर बॉयलर्स है, यहाँ पर क्या करते हैं? कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए, नेक्स्ट है मेटल्स आर जनरली हार्ड। हार्ड बोले तो जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम। ठीक है, समझ गए? इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, इसको हमेशा याद रखना है। जैसा सोडियम है, पोटेशियम है। सोडियम एंड पोटेशियम लाइक मेटल्स आर मेटल्स, बट इट इज वेरी सॉफ्ट। इतना सॉफ्ट होता है दैट कैन बी इजीली कट बाय नाइफ। चाकू से जैसा ब्रेड का स्लाइस काट सकते हैं, बटर का स्लाइस काट सकते हैं ना, ऐसा सोडियम और पोटेशियम का स्लाइस काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है। ठीक है, बट अदर मेटल्स आर जनरली हार्ड। इसको एक्सेप्शंस में लिख लें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ को समझ लेना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या मतलब होता है? एक रॉड हम लोग इतना बड़ा लिए हैं, है ना,
हम लोग इसके सामने में कोई लोड डाल देते हैं तो हम लोग यहाँ से उठा सकते हैं, जैसे बड़ा बड़ा क्रेन काम करता है ना, वो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से हो पाता है। ठीक है भाई। आयरन मेटल इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज, रेलवे लाइंस, व्हीकल्स एंड चेन एक्सेट्रा बिकॉज ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये समझने में किसी को दिक्कत है? ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया? कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। ऐसा करके हुक में लगा दिए, अब इसमें लार्ज लोड लटका दिए, ये क्या करेगा? इसको होल्ड कर लेता है बिकॉज ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से ही ऐसा मेटल ब्रिजेज बन जाता है, मेटल चेन्स बन जाता है। ठीक। मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, इसमें एक्सेप्शन है एक, उसको लिख लेंगे, है ना। जितना भी मेटल्स है वो सारा सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को पहले हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते थे, अभी हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और एक्सेप्शन है इसमें मरकरी। मरकरी इज एक्सेप्शन, इट इज इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। मरकरी सब लोग देखे ही होंगे, मरकरी देखते हैं हम लोग थर्मोमीटर। ठीक है, समझ गए? थर्मोमीटर में देखिए मरकरी रहता है, वो हमेशा लिक्विड स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर। समझ गए? रूम टेम्परेचर का मतलब समझ में आ गया? इन बिटवीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको रूम टेम्परेचर माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। सॉलिड होगा तो ऐसे भी हाई डेंसिटी होगा, इसके अलावा भी मेटल्स जो होता है उनका डेंसिटी हायर होता है। ठीक है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो डेंसिटी का मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम और डेंसिटी को अगर हम लोग लिटरली समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये हुआ, सेम वॉल्यूम का कोई टू ऑब्जेक्ट है, सेम वॉल्यूम का कोई टू ऑब्जेक्ट है, उसमें से अगर किसी का मास ज्यादा है तो उसका डेंसिटी ज्यादा है ना। सेम मास का कोई टू ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर उसका वॉल्यूम किसी का ज्यादा है तो उसका डेंसिटी कम। समझ में आया दोनों लाइन? पहला बोल रहा हूँ फिर से, सेम वॉल्यूम का कोई टू ऑब्जेक्ट ले लीजिए, टू सबस्टेंस ले लीजिए, अगर उसमें किसी का मास ज्यादा है उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है। सेम मास का कोई टू सबस्टेंस ले लीजिए, उसमें अगर किसी का वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका डेंसिटी कम है। क्लियर हो गया? ठीक है। मैथमेटिकली इसको हम लोग ऐसा देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। ठीक है भाई। अगला है हमारा नॉन मेटल्स। तो हम लोग कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे इसका नॉन मेटल। अभी जो लिखाया वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स था, अभी हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स जो है इसको ध्यान रखना बहुत आसान है। जो सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का था उसमें नॉट लगाते जाइए, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स हो जाता है। ठीक है। जैसे पहला, मेटल्स आर लस्टरस था, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। ठीक है। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम लोग किसका? आयोडीन का। ये देखिए एक्सेप्शंस याद रखना है, क्वेश्चन सारा एक्सेप्शन से ही आता है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल दैट इज लस्टरस। ठीक है। आयोडीन क्या है? इज अ नॉन मेटल दैट इज लस्टरस। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। क्लियर हो गया? एक्सेप्शंस को दिमाग में रखिए। नेक्स्ट, नॉन सोनोरस। मेटल के केस में क्या था? सोनोरस था। नॉन मेटल्स क्या होगा? नॉन सोनोरस होगा। नॉन सोनोरस का मतलब जब उसको हम लोग हैमर करेंगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है। नॉन डक्टाइल होगा। नॉन डक्टाइल मतलब, नॉन डक्टाइल का मतलब तीन वायर्स उसको हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते। नॉन मेलेबल का मतलब क्या होता है? तीन सीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल केस में ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी था, इसमें एक्सेप्शन है, उसको ध्यान रखेंगे। बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी में एक्सेप्शन है हमारे पास, दो एक्सेप्शन है। पहला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है इज अ नॉन मेटल दैट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सिमिलरली लिख लीजिए एक्सेप्शन में, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सेकंड वन इज डायमंड। डायमंड जो है इट इज अ नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसको हीट के केस में एक्सेप्शन में लिखना, इसको इलेक्ट्रिसिटी के केस में।
ठीक है भाई। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल दैट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज अ नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ग्रेफाइट हम लोग कहाँ देखने मिलते हैं, कोई भी ड्राई सेल ले लीजिए, उसको जब हम लोग ऐसा तोड़ते हैं तो बीच में ऐसा ब्लैक जैसा रॉड मिलेगा, वो ग्रेफाइट है। ठीक है, हम लोग पेंसिल जितना यूज करते हैं उसके बीच में जिससे हम लोग लिखते हैं वो ग्रेफाइट है। ठीक है, ये सारा गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, इसमें एक्सेप्शंस है। क्या क्या है, डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन द अर्थ, बट मेटल्स नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ठीक है भाई, नॉन मेटल्स क्या होता है, जनरली सॉफ्ट होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शंस को ध्यान में रखेंगे। एक्सेप्शन क्या है इसका, डायमंड है ना, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ठीक है भाई, तो जो भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा ना, कभी भी याद रखना एक्सेप्शन से ही आएगा। जनरल स्टेटमेंट से केमिस्ट्री में क्वेश्चंस ना के बराबर पूछा जाता है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू मेमोराइज द एक्सेप्शंस, है ना। जनरल कंडीशंस याद रखने का कोई फायदा नहीं होता। हैव हो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन मेटल्स है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होगा, मेटल्स किसमें, मेटल हैज वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बट नॉट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स हैव वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, ठीक है। नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। देखिए भाई, नॉन मेटल जो जनरली या तो सॉलिड होता है या तो लिक्विड होता है, सॉरी गैसेस होता है। लिक्विड जो है एकमात्र नॉन मेटल है, दैट इज ब्रोमीन। ये एक्सेप्शन में आता है, याद रखिएगा। ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना है, ठीक है। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ये याद रखना है। ठीक है भाई, दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट एज नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड में नहीं होता है, लिक्विड में एकमात्र है, दैट इज एक्सेप्शन, दैट इज ब्रोमीन। एक्सेप्शन को हम लोग जनरल स्टेटमेंट में नहीं लिखते हैं, ये लिक्विड नहीं लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये कुछ एक एग्जांपल्स है हमारे पास नॉन मेटल्स का, दैट इज कार्बन, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, समझ गए। क्लोरीन जो है गैसेस फॉर्म में दिख रहा है हमको, सॉलिड जो है कार्बन है, सल्फर है। ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल है, गैस स्टेट में होता है। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, गैस स्टेट में होता है। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, गैस स्टेट में होता है। नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। ठीक है भाई, लिख लेंगे इसको। नॉन मेटल्स है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स। ये बढ़ते हैं आगे, है ना। देखिए भाई, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में एक्सेप्शन है हमारे पास। एक्सेप्शन है क्या, ग्रेफाइट। एक्सेप्शन है क्या, डायमंड। इसीलिए हम लोग ग्रेफाइट का पाउडर का करते हैं, लिब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कहाँ, जहाँ ऐसा फ्रिक्शन हो और काफी सारा हीट जनरेट होता हो, वहां पर हम लोग लिब्रिकेंट के रूप में क्या करते हैं, ग्रेफाइट का पाउडर यूज करते हैं, बिकॉज ग्रेफाइट है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और डायमंड भी जो है उसका भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो दोनों को आप एक्सेप्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। डेंसिटी हम लोग समझ ही गए थे क्या होता है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, आगे क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है भाई।